दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्जा पांडे, आप सबकी लीगल मेंटोर। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नरसिम्हम कमिटी 1 के बारे में। तो इस कमिटी के कुछ और भी मेजर रिकमेंडेशंस बच गए थे, जिसको कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम नरसिम्हम कमिटी 2 के क्या क्या मेजर रिकमेंडेशंस थे उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। नरसिम्हम कमिटी 1 के द्वारा ये भी रिकमेंड किया गया था कि डुअल कंट्रोल जो है उसको हटाया जाए। डुअल कंट्रोल इन द सेंस क्या होता था कि उस समय बैंकिंग सेक्टर जो इंडिया में थी वो दो अथॉरिटीज के द्वारा रेगुलेट की जा रही थी, जैसे कि किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ये दो ऐसी अथॉरिटीज थी जो कि बैंकिंग सेक्टर्स को इंडिया में रेगुलेट कर रही थी। इसकी वजह से आप देखोगे कि जो बैंक्स थे उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था, वो अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से नरसिम्हम कमिटी 1 के द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि आप ये जो डुअल कंट्रोल है बैंक्स के ऊपर, इसको हटाइए। कमिटी ने प्रपोज किया कि जो आरबीआई है वो सोल प्राइमरी रेगुलेटर होंगी। इस जो इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंक्स फंक्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ आरबीआई के अंदर ही ये गवर्न की जाएंगी। दैट मीन्स कि जो आरबीआई होगा ये सोल प्राइमरी रेगुलेटर होगा इन बैंक्स का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये रेगुलेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। फिर जो अगला जो है मेजर रिकमेंडेशन ये है मोर फ्रीडम टू बैंक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय फ्रीडम नहीं था बैंक्स को कि वो अपने तौर तरीके से फंक्शन करे, अपने तौर तरीके से वो काम कर पाए। इस वजह से रिकमेंडेशन नरसिम्हम कमिटी 1 के द्वारा ये दिया गया कि बैंक्स को थोड़ा सा इजी वे आउट दिया जाए, जिसके की वजह से वो अपने तरीके से थोड़ा काम कर पाए। तो टू इम्प्रूव द वर्किंग्स ऑफ बैंक, नरसिम्हम कमिटी 1 रिकमेंडेड कि एवरी बैंक बी फ्री एंड ऑटोनोमस टू कैरी आउट इट्स वर्क। ठीक है। बोला गया कि ओवर रेगुलेशन और ओवर एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड किया जाए, ज्यादा उन पे पाबंदी ना लगाया जाए। ठीक है। ज्यादा ओवर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इन बैंक्स पे ना दिखाया जाए, थोड़ा उनको स्पेस दिया जाए जिससे कि वो फ्रीली काम कर पाए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे दोस्तों जो कि नरसिम्हम कमिटी 1 के द्वारा दिए गए थे। अगर आपको और भी अच्छी तरीके से रिकमेंडेशंस पढ़ने हैं तो पिछली ही वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में नरसिम्हम कमिटी 1 को डिटेल में डिस्कस किया है, उसके मेजर रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया है। तो आप वीडियो को जाकर के देख सकते हैं कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नरसिम्हम कमिटी 2 की तरफ। नरसिम्हम कमिटी 1 ऑलरेडी सेटअप की गई 1991 में और उनके द्वारा कई सारे रिकमेंडेशंस भी दिए गए। तो आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी जिसकी की वजह से नरसिम्हम कमिटी 2 को फॉर्म किया गया? देखिए, नरसिम्हम कमिटी 1 के जो रिकमेंडेशंस थी उनको बेसिकली रिव्यू करने के लिए कि जो हमने रिकमेंडेशंस दिए थे 1991 में वो क्या फ्रूटफुल हुए या नहीं हुए, वो आखिरकार उन रिकमेंडेशंस को देने के बाद क्या बैंकिंग सिस्टम में चेंजेस आए, तो इन सारी चीजों को रिव्यू करने के लिए नरसिम्हम कमिटी 2 जो है उसको बैठाया गया, उसको फॉर्म किया गया, जिससे कि हम देख पाए कि जो हमने रिकमेंडेशंस दिए थे क्या वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, क्या उस तरीके से वो काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर्स में, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उस तरीके से अगला स्टेप ले, प्रोग्राम्स कुछ बनाए जिसके की वजह से जो लैक्यूनास या जो लूप होल्स थे नरसिम्हम कमिटी 1 के रिकमेंडेशंस में, तो अब हम नरसिम्हम कमिटी 2 में वो रिकमेंडेशंस देंगे और फिर उसको अच्छी तरीके से बैंकिंग सेक्टर जो है वो क्या करेगी, एप्लीकेबल करेगी। ठीक है। नरसिम्हम कमिटी 2 को बैंकिंग सेक्टर कमिटी भी कहा जाता है। पॉपुलरली आप इसको एज अ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमिटी या फिर बैंकिंग सेक्टर कमिटी के नाम से भी जाने जा सकते हैं। रिपोर्ट जो है दोस्तों नरसिम्हम कमिटी 2 के द्वारा सबमिट किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन 23 अप्रैल 1998। तो 1998 में आप देखोगे नरसिम्हम कमिटी 2 जो है उसको फॉर्म किया गया। इस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी थे। ठीक है। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं जनरल नॉलेज टाइप का आ गया कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो पी चिदम्बरम जी उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। इस कमिटी का मेन फोकस क्या था? कई सारे एरियाज में काम करने का, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर इनको काम करना था, बैंक मर्जर्स के ऊपर इनको काम करना था और बैंक लेजिस्लेशन के ऊपर और कई सारी चीजों के ऊपर इनको काम करना था। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इस कमिटी का मेजर या फिर मेन फोकस क्या था, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। पहले में आते हैं रोल ऑफ आरबीआई। तो जैसे कि हमें पता है कि आरबीआई बोला गया था नरसिम्हम कमिटी 1 में कि सोल प्राइमरी रेगुलेटर होनी चाहिए। ठीक है। सोल प्राइमरी रेगुलेटर वो रहेगी।
लेकिन नरसिम्हम कमिटी 2 ने ये रिकमेंड किया कि रेगुलेटर तो वो रहेगी, मतलब रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई रहेगी ही, बैंक्स इसी के अंडर गवर्न किए जाएंगे, बट दे शुड नॉट हैव ओनरशिप इन एनी बैंक। उनका ओनरशिप, अधिकार वो किसी बैंक के ऊपर वो जमा रहे हैं तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को इन्होंने रिकमेंड किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बैंक्स को एक तरीके से उनके ऊपर अथॉरिटी जताएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है मर्जर ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक्स। ऐसा बोला गया कि आप जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, जो कि अच्छी पोजीशन पे हैं, ठीक है, जिनका की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है, इफेक्टिव है, तो उनको वीक बैंक्स के साथ मर्ज ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बैंक वीक बैंक के साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वीक बैंक जो इनइफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है वो इसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से रिकमेंडेशन दिया गया इस कमेटी के द्वारा कि आप स्ट्रॉन्ग बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ ही मर्ज करिए, वीक बैंक्स के साथ मत मर्ज करिए, ठीक है। बोला गया कि मर्जिंग जो है स्ट्रॉन्ग बैंक्स की एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देगी इंडस्ट्री में, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ ही मर्ज कीजिए, वीक बैंक्स के साथ नहीं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से मेजर रिकमेंडेशंस थे? कॉन्सेप्ट ऑफ नैरो बैंकिंग। नरसिम्हम कमिटी का डीप कंसर्न था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नैरो बैंकिंग, ठीक है। डीप कंसर्न ये था कि जो वीक बैंक्स थे उनको कैसे दोबारा से ट्रैक पे लाया जा सके, दैट मीन्स कि उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जा सके, कैसे उनको सुधारा जा सके। ऐसा बोला जाता है कि जो वीक बैंक्स थे बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उनमें देखने को मिलते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो वीक बैंक्स थे उनके जो टोटल एसेट्स होते थे उनमें से 20% जो है उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही कवर करता था। दैट मीन्स कि हाई परसेंटेज जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनमें देखने को मिलते थे, तो इससे जो वीक बैंक्स थे वो और भी वीक होते जाते थे और ये जो वीक बैंक का दायरा है वो बढ़ता ही जाता था। क्यों? क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ एनपीए देखने को मिलता था। इस वजह से इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि ये जो वीक बैंक्स हैं इनको रिहैबिलिटेट किया जाए, इनको दोबारा से ट्रैक पे लाया जाए, इनकी देखभाल की जाए कि कैसे हम वीक जो बैंक्स है, वीक पब्लिक सेक्टर ये जो बैंक्स है उनको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है तो बोला गया बेसिकली रिहैबिलिटेट करें वीक बैंक्स को। स्मॉल लोकल बैंक्स। अब क्या बोला गया कि जो स्मॉल लोकल बैंक्स है ये नरसिम्हम कमेटी के द्वारा बोला गया कि आप क्या करिए, इन बैंक्स को एस्टैब्लिश करवाइए। ये क्या करेंगी? ये बेसिकली केटर करेंगी नीड्स को, किसके नीड्स को? लार्ज एंड मीडियम कॉर्पोरेट सेक्टर्स एज वेल एज स्मॉलर एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये बोला गया कि जो लार्ज और मीडियम कॉर्पोरेट सेक्टर हैं इंडिया की और जो स्मॉलर एंटरप्राइजेस हमें देखने को मिल रही हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो बेसिकली इनके लिए स्मॉल लोकल बैंक्स जो है वो एस्टैब्लिश किया जा सके। अब ये जो है दोस्तों बताया जा रहा है कि ये लिमिटेड एरिया के लिए ही ये स्मॉल लोकल बैंक्स एस्टैब्लिश करने की बात यहाँ पे इन्होंने की थी। बोला जा रहा है कि स्टेट्स के, मतलब ये एक लिमिट, ये दायरा तय कर रहा है कि स्टेट्स के अंदर ही स्मॉल लोकल बैंक्स रहेंगी। इसी के साथ साथ क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्मॉल लोकल बैंक्स रहेंगी। बेसिकली ये सर्व करेंगे लोकल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए और जो लोकल जो ट्रेडर्स है उनके भी जरूरतें हैं, तो उनकी जरूरतों को केटर करने के लिए कहीं ना कहीं स्मॉल लोकल बैंक्स जो है सेटअप हमें करना जरूरी है। इस वजह से इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है कि रिव्यू और अपडेट किया जाए बैंकिंग लॉस को। इसको रिव्यू करने की और अपडेट करने की बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि जो प्रोविजंस है आरबीआई एक्ट के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के, इनके जो प्रोविजंस है उनको रिव्यू किया जाए और साथ ही अमेंड किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो हमारी करंट बैंकिंग सिस्टम है या जो करंट बैंकिंग हमारी नीड्स है, जो जरूरतें हैं, उनको हमें पूरा करना है। तो उनको हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हमारी जो प्रोविजंस हैं वो हमें अलाउ करेंगी तब, है ना। क्योंकि हमारी जो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर है वो इन्हीं एक्ट्स के अंडर गवर्न की जाती है, इन्हीं एक्ट्स के तहत वो काम करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो हमें इसमें इन एक्ट्स में रिव्यू और अमेंड करने की जरूरत है, जिसके की वजह से जो हमारी बैंकिंग सेक्टर है या जो हमारी करंट बैंकिंग नीड्स है उनको हम सेटिस्फाई कर पाए। तो इसमें अमेंडमेंट और रिव्यू करेंगे तभी जाके ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। The committee has also advocated for faster computerization, technological advancement, staff training, depoliticization of banks, professionalism in banking and a review of bank recruitment। तो ये कुछ और भी अलग अलग चीजें थी और भी अलग अलग मेजर रिकमेंडेशंस ने जो कि
जो हमारी ये जो कमिटी है नरसिम्हम कमिटी 2 इनके द्वारा दी गई थी कि आप इन सारी चीजों पे, इन सारे फील्ड्स में तो आप काम करिए ही करिए, इनको एप्लीकेबल करिए, इनको आप इम्प्लीमेंट करिए बैंकिंग सेक्टर में। इसके साथ साथ आप ये जो सारी चीजें हैं ये भी करिए, टेक्नोलॉजी से भी आप थोड़ा रूबरू होइए, कंप्यूटराइजेशन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट करिए, स्टाफ ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से आप अपने बैंकिंग सेक्टर में एप्लीकेबल करिए, ठीक है। तो और प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजों को यहाँ पे बोला गया कि ये सारी चीजें भी आपको क्या करनी है, बैंकिंग सेक्टर में इसको एप्लीकेबल करना है। सो आई होप दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बैंकिंग ये जो सेक्टर में ये जो 2 मेजर रिकमेंडेशंस दिए गए थे नरसिम्हम कमिटी के द्वारा, ये क्या कहते हैं। अब हम आज के लिए बस इतना ही, यहीं वीडियो को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों जरूर से जरूर लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी ऐसे वीडियोस को बनाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।